वीडियो में हम इस प्रकार का ये पूरा पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मानसिक योग्यता खंड रहेगा हमारा, आपको दिख रहा है क्लियर से मानसिक योग्यता के हम पूरे 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम अपना ये मैथ का पोर्शन इसी अंकगणित के जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं अंकगणित के भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जाइएगा मत, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज पूरा पेपर सॉल्व जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और ये देखिए हम इसमें आपका हिंदी अनुच्छेद भाषा का जो पेपर होता है इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी हम सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का पार्ट स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इस तरीके से हूबहू आपका पेपर आएगा, जिस तरीके से आपका पेपर आता है वैसे ही मैंने पैटर्न इसको तैयार किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो पहला पार्ट है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका उसमें क्या रहेगा। इसमें देखिए प्रश्न 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक ये दिया गया आपको, प्रश्न 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं आपकी स्क्रीन में। इन क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, ये कहलाता है भिन्न आकृति परीक्षण। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 1 2 3 और 4, इन 4 क्वेश्चनों में क्या है ये दिखा है। देखो आपको इन 4 चित्रों में 3 चित्र क्या है किसी विधि से एक समान है, यानी कि चारों चित्र जो है इनमें से किसी एक विधि से समान है, लेकिन एक चित्र इनमें से अलग है। तो उस चित्र को आपको फाइंड करना है और बताना है कि किस आधार पे वो क्वेश्चन अलग है। इन 4 चित्रों में से जो तीसरा लास्ट क्वेश्चन है वो किस आधार पे अलग है। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक हाँ यदि आपने और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ऑनलाइन हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आपको ओड आकृति फाइंड करनी। चलिए आपको बताते हैं, जैसे ये पहली आकृति में क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके दोनों तरफ एक काले बिंदु रखे हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल में एक अंदर है एक बाहर है, थर्ड में भी एक अंदर और एक बाहर है, फोर्थ में भी एक अंदर और एक बाहर आकृति है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, नंबर 1 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी ये करेक्ट आंसर आकृति कौन सी है, नंबर 1 की, क्योंकि ये भिन्न आकृति है, इसी को कहते हैं भिन्न आकृति परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं इसमें बना हुआ है ए यू ई और बी। अब आपको बताना है कि ये आकृति इनमें से कौन सी अलग आकृति है। तो इसमें आपका देखिए ए ई आई ओ यू, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ए ई और यू आपके इंग्लिश क्या है, वॉवेल्स है, जबकि बी आपका वॉवेल्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर 2। अब बच्चों नंबर 3 है। चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज, यदि आप ऑनलाइन है, जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज आप, सोनाली मैडम प्लीज, सोनाली यदि ऑनलाइन हो यदि आप, तो प्लीज बताइए बी 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। बेटा 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, इसको आप बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। आपको बताना भिन्न आकृति इन 4 में से कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से। सोनाली यदि आप ऑनलाइन हो तो यस करके प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा 3 नंबर का। चलिए यदि आप देखना चाह रहे हैं चलिए ओके, फिर बाद में कमेंट करके बताइएगा। और इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं जो मैंने तैयार की हुई है नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में आपको ये लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में वीडियो के लेक्चर सीरीज के बाद, तो आप उसको देख सकते हैं। तीसरे का ऑप्शन होगा बच्चे क्या है, इसमें आंसर आप देखिए 2 आकृति बनी हुई है, जो दोनों आकृति अलग आकृति बनी हुई है, लेकिन क्या है इसमें आकृति आंसर जो आपका फर्स्ट है। देखिए इसमें भी दोनों ट्रायंगल है, इसमें रेक्टेंगल है दोनों, और ये दोनों पेंटागन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 4th नंबर पे यदि आप देखोगे बेटा, 4th नंबर पे क्या है, ये 2 आकृति 4 आकृति बनी हुई है। 4 आकृति में देख रहे हैं ये फिगर जो बने हुए हैं, ये फिगर बने हुए हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। और ये फिगर भी देखिए दोनों ओपन माउथ है, दोनों के फिगर दोनों जो ओपन माउथ है दोनों फिगर के एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 3। तो ये भिन्न आकृति, इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बेटा। चारों क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी, पैटर्न केवल समझना है, ये स्ट्रेटजी समझनी है। ये पहला क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट रहेंगे उसमें 4 पार्ट रहे, 4 आकृति रहेंगी, उसमें से एक आकृति भिन्न होगी, तो भिन्न आपको फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़े प्लीज। जो बच्चे ऑनलाइन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियो की बफरिंग बंद हो गई है नहीं हो गई है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसके ऑप्शन करेक्ट करके जरूर बताइएगा। और एक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा दूसरा खंड होता है पेपर का, जो भी आपका ये पेपर है समझ लीजिए इसको पेपर मान के चलिए, आपके पेपर के जैसे ही मैंने इसको तैयार किया हुआ है। आपके पेपर में जो खंड होते हैं
उस खंड को किस तरीके से क्वेश्चन में डिवाइड किया गया होता है। दूसरा खंड आपका है आकृति परीक्षण या समरूपता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा फिगर मैचिंग। ये क्या कहलाता है? फिगर मैचिंग में आपके जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको बताना होता है कि एक क्वेश्चन आकृति दी गई होती है, उस क्वेश्चन आकृति से मिलती हुई आकृति आपको फाइंड करनी पड़ती है कि इन चार में से कौन होती है। समरूपता यही कहलाता है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन पे दिया गया है, क्वेश्चन पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें दिया गया आपका एक क्वेश्चन फिगर है। इस क्वेश्चन फिगर के जैसी ही यानी समरूप आकृति आपको इन चार में से एक फाइंड करनी है। कमेंट करके बताइए फास्ट, जो भी ऑनलाइन है बच्चे कमेंट करके बताइएगा दूसरे का ऑप्शन क्या होना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर जल्दी बताइए। हुबहू आकृति, क्वेश्चन आकृति की आंसर आकृति कौन सी है? चलिए इसको बताते हैं। दूसरे नंबर जो 5वां क्वेश्चन है आपका, इसकी हुबहू आकृति होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि ये देखिए सर्किल और ये आकृति और ये ट्रायंगल दोनों एक सी आकृति हमारी क्वेश्चन 3 से मिलती हुई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, आप देखिए 6 नंबर के स्क्रीन में है क्वेश्चन फिगर दिया गया है। क्वेश्चन फिगर के जैसे ही आपको आंसर आकृति में एक क्वेश्चन फाइंड करना है, वो कौन सा होगा? क्वेश्चन फिगर में जो आंसर दिया गया है उसके जैसी मैचिंग वाली आकृति देखिए, ये ट्रायंगल लॉक पे है और ये सर्किल है, ये क्रॉस है, ये प्लस है और ये लाइन यहाँ पे बनी हुई है। तो हुबहू आकृति हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन दिया गया इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें डेली बच्चों क्या होगा, डेली की लाइव क्लास रहेगी। डेली लाइव क्लास में हम अलग अलग पार्ट कवर करेंगे। आज आपका मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी का पार्ट हमने कवर किया है, इसके हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आपके मैथ के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और एक छोटी क्लास ही लेंगे ताकि आप बोर भी नहीं हो। आध घंटे की क्लास रहेगी, हम डेली एक क्लास रहेंगे। डेली एक, जब तक हम एक पूरा पेपर कंप्लीट नहीं करेंगे इस तरीके से सेशन क्लास लेते रहेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल पे भी आप बाद में जाकर लिंक पे जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पेपर कैसा है आपको। मैंने ये बुक से आपके कवर किया जो आपकी अरिहंत की पब्लिकेशन और ये आपकी पब्लिकेशन होते हैं, इन्हीं पब्लिकेशन से मैंने आपके सिलेबस को बहुत कंप्लीट किया है। जो 7th क्वेश्चन है, 7th का आप बताइए क्या होगा। 7th की जैसी हुबहू आकृति आपकी नंबर 1 है तो ये समरूप आकृति कहलाएगी, यानी इसी की जैसी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 7 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का आंसर आप कमेंट करके बताइए प्लीज। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर हुबहू आकृति हो जाएगी नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट खंड आता है बच्चों। नेक्स्ट खंड हमारा है आकृति पूर्ति परीक्षण। आकृति पूर्ति परीक्षण यानी कि पैटर्न कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, आपको नेक्स्ट जो 9 से 12 तक यानी 9 से 12 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाएं तरफ आपके क्या दिया गया, एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त किया गया है। देखिए आप पेपर में देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपके सामने दिया गया है, पेपर में दिया रहेगा आपके जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ये एक क्वेश्चन आकृति है, इस क्वेश्चन आकृति में से एक पार्ट आपका यहाँ से क्या कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया बेटा। यानी कि क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है इसके स्थान पे इन 4 में से आप एक आकृति इसमें से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जस्ट 1 मिनट बेटा, ऐसे ही कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कुछ भी। यदि कोई प्रॉब्लम यदि आपको समझ में आ रहा है, स्क्रीन समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसमें क्या होगा इसका ऑप्शन आप बताइए हमें। क्वेश्चन इसका 9th का ऑप्शन होगा आपका नंबर 1। इस आकृति में देखिए सभी के एक पॉइंट इस तरीके से बने हुए हैं। ये इस तरीके से आकृति जो बनेगी आपकी, ये राउंड फिगर बनेगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। ये यदि आप इस आकृति को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये कंप्लीट एक आकृति बन जाएगी। तो जो आपका 3rd खंड रहेगा यानी तीसरा खंड रहेगा, इसमें 9 से 12 तक के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपको
एक आकृति दी गई होती है, इस आकृति में से इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। गुड बेटा, जो सोनाली बेटा, एक आप ऑनलाइन है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। और आपके जो आंसर आ रहे हैं, थैंक यू, अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से आप उसमें कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे आपके आने के बाद दूसरे भी आएंगे और हमारी संख्या बढ़ेगी। यूट्यूब पर आप पर्सनली, टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन के जवाब भी मिल जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसको आप फिल करेंगे, तो फिल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए आकृति इसकी, यदि आप फिल करेंगे तो एक कंप्लीट संरचना इस तरीके से बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 1, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1। वेरी गुड, वेरी गुड सोनाली, थैंक यू बेटा। आंसर नंबर 12, आपका आंसर नंबर जो 12 बताइए, इसका 12 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका क्वेश्चन मार्क इसमें दिया गया है, इसकी जहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, जो थर्ड खंड होता है आपके पेपर का। नेक्स्ट आपका ये श्रृंखला परीक्षण से है। श्रृंखला परीक्षण में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, श्रृंखला परीक्षण में क्या होता है, आपका क्वेश्चन दिए जाते हैं 13 से 16 में। बाएं ओर एक 3 प्रश्न चित्र दिए गए, ये देखिए 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। ये चौथे चित्र के लिए यहाँ पे स्थान छोड़ा गया है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि ये एक श्रेणी क्रम में, जो 3 क्वेश्चन है एक सीरीज में है। तो इस तरफ जो उत्तर आकृति दी गई है, इस उत्तर आकृति में से बताना है कि नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा। तो देखिए 13 का आप पहले में देखा तो ये 2 लाइन से बनी हुई आकृति है, ये 3 लाइन से बनी हुई आकृति है, ये 4 लाइन से बनी हुई आकृति है। तो नेक्स्ट आपकी आकृति कौन सी होगी? नेक्स्ट आकृति आपकी हो जाएगी इसमें एक पेंटागन। पेंटागन हमारी 4th नंबर बनी हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर इज 4। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 14 का यदि क्वेश्चन देखें तो 14 में आप देखिए ADG लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो देखिए A के बाद क्या आता है? B के बाद C आता है, फिर D आता है। इसी तरीके से D के बाद क्या आता है? E आता है, F आता है, फिर इसके बाद G आ जाता है। तो G के बाद कौन सा पैटर्न आना चाहिए? F के बाद, G के बाद क्या हो जाएगा? H आ जाएगा, I आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? J आएगा। तो यानी कि HI। तो अब देखिए इसके बाद क्या आएगा? J आएगा। तो ऑप्शन इज करेक्ट, आपका कौन सा हो जाएगा? J इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को करते हैं बेटा। आप चाहे तो और भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, अभी वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो सीरीज का फायदा ले सकें। और मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज तरीके से बनाऊंगा, लेके आता रहूंगा आपके लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए, नवोदय की तैयारी के लिए। जो आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला, सेम पेपर की जैसा ही हूबहू हम पैटर्न सिलेबस तैयार करते हैं, ताकि आपको आगे चल के सुविधा ना हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ये एक आपका सर्कल है। सर्कल के अंदर एक ये छोटा सर्कल है, इसको रोटेट किया गया है। कैसे? 90 डिग्री में रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज। ये देखिए, फिर इसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट किया गया है। तो अब आपकी नेक्स्ट आकृति क्या बनेगी? इस तरीके से यहाँ पे ये आकृति बन जाएगी, 90 डिग्री पे रोटेट होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो आपका आता है 16 क्वेश्चन देखते हैं इसी खंड का, चौथे खंड का 16 क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक प्लस के साथ एक एरो बना हुआ है, एक बना हुआ है। इसमें देखिए 16 का क्या बताया आप है? 16 का आंसर क्या होना चाहिए? ये देखिए एरो बना हुआ है,
इसके साथ नेक्स्ट फिगर में ये आकृति हटा दी गई है, हटा दी गई है यानी कि एक लाइन कम हो गई है। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, देखिए बताइए इसका फास्ट बताइए क्या होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या किया है, एक लाइन इन्होंने कम की है और ये राइट साइड एक एंगल बना दिया गया है। सेम इसमें अब इसका सीरीज आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यदि आप बनाएंगे तो ये एंगल यहाँ पे है और आपका रोटेट होगा, यानी कि कितने डिग्री में रोटेट हुआ है आपका ये 45 डिग्री में। तो इसका आपका 45 डिग्री में कंप्लीट होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट खंड आता है आपका खंड नंबर 5, यानी कि सादृश्यता परीक्षण या समानता परीक्षण पार्ट भी, इसको बोलते हैं एनालॉजी भी बोलते हैं। एनालॉजी में क्या होता है, इसमें आपके सामने एक साइड आपकी जो क्वेश्चन आकृति होगी, इसमें दो सेट दिए गए हैं, ये आपस में क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है किसी बेस पे, है ना, रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन होगा अगली दो आकृतियों में जो क्वेश्चन मार्क की जगह है, इसमें रिलेशन के आधार पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए बेटा एक ये लाइन थी, इसमें से एक लाइन ये कट कर दी अगले में, तो एक लाइन बची हमारी, ये आकृति रेक्टेंगल की है, इसमें से एक यदि ये लाइन कट कर देंगे तो हमारा बचेगा केवल यहाँ पे रेक्टेंगल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा 4। बच्चों 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें आपका देखिए एक ऐनक दिया गया, चश्मा दिया गया है ग्लास, इसमें आंखों में लगाया जाता है, इसका रिलेशन इस तरीके से निकल रहा है। तो आपको बताना है ईयर से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, इसमें देखिए ये हो जाएगा कान में पहनने वाला एक आर्टिकल या आर्टिफिशियल जो आपका कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप इसके साथ कान के साथ पहन सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन होगा नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 19 पार्ट। 19 में आप देखिए 19 का क्वेश्चन है, ये देखिए एक लाइन थी, इसके साथ एक सर्किल छोटा जोड़ा गया है। इसी तरीके से आपको क्या देखना है, ये सर्किल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के कॉर्नर पे यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाएगा, एक बिंदु जोड़ना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इज 3, यानी कि सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे यदि आप, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 20 पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे ये सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है और सबसे बाहर क्या था, एक रेक्टेंगल था। अगले फिगर में इसके रिलेशन में क्या कर दिया गया बच्चों, ये देखिए रेक्टेंगल अंदर आ गया है, ट्रायंगल बाहर हो गया, सर्किल सबसे बाहर की आकृति हो गई है। इसी तरीके से आपको बताना जो बाहर का पेंटागन है ये कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इस तरीके से आपकी आकृति में। और फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, आपका ट्रायंगल बीच में है, यानी कि ये रेक्टेंगल तो बीच में ही रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा, आपका जो सर्किल है यानी बीच वाली आकृति है वो आपकी बाहर आ जाएगी और बीच में क्या रहेगा, आपका सर्किल रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नंबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट खंड पे हम देखते हैं। नेक्स्ट खंड है हमारा खंड 6, देखते हैं छठवां खंड क्या है। और छठवें खंड में होता है ज्यामिति यानी चित्र या त्रिभुज वर्ग वृत्त परीक्षण, ट्रायंगल, आपके सर्किल या जो स्क्वायर होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको दिया गया होता है, एक आकृति दी गई होती है, क्वेश्चन आकृति दी गई होती है, वो फॉर्मेट होता है या तो एक स्क्वायर का होगा या आपका रेक्टेंगल होगा या आपका एक सर्किल होगा या एक ट्रायंगल होगा। इसका कोई एक पार्ट खाली छोड़ दिया जाता है, इसको आपको फिल करना पड़ता है आंसर आकृति से। जैसे इसकी 4 आंसर आकृति दी गई है, इन 4 आंसर आकृति, यदि बेटा जो भी ऑनलाइन है कमेंट करके बताइए प्लीज इसका 21 का आंसर क्या होगा। 21 का आंसर आप 21 ABCD लिख के आप बता सकते हैं या 1 2 3 लिख के बता सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 1 और 4 इसमें सिमिलर दिया गया है, तो 1 या 4 आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है दोनों आकृति, तो मैं 1 को ही टिक किया है, 1 और 4 दोनों करेक्ट हो गए। यस। अगला क्वेश्चन है आपका 22 में क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है आपका ये पार्ट दिया गया है, इसको आप यदि कंप्लीट करेंगे इस स्क्वायर को इस तरीके से, तो आपकी एक कंप्लीट आकृति इस तरीके से बनेगी। कौन सी आकृति है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फिट कर देंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर आकृति बन जाएगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए, इसमें आपकी करेक्ट आंसर ये सर्किल है, सर्किल को यदि पूरा करेंगे इस तरीके से, ये लाइन मिला देंगे तो आपकी आंसर आकृति 2 से मिलती जुलती हूबहू आकृति फिट हो जाएगी यदि आप इसको यहाँ पे रखेंगे। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों? क्लियर? यदि समझ में आ रहा है और कल के सेशन के लिए यदि आप रेडी हो तो प्लीज यस करिए। और कल की भी टाइमिंग यही रहेगी, 8:30 बजे हम ऑनलाइन होंगे और आगे सेशन इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक में वीडियो के बाद इसमें डाल दूंगा, आपको पीडीएफ फाइल भी डाल दूंगा, तो आप तैयारी करिएगा और फिर कल कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 24 का ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए, एक सर्कल की आकृति आपको इसमें बनानी है और एक रेक्टेंगल की स्क्वायर की आकृति है, तो कौन सी आकृति होगी? देखिए, इसको यदि आप एक स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से फिट करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। होपफुली बच्चे सबको समझ में आया होगा। अपना 7वां खंड बच्चों, मानसिक योग्यता का 7वां खंड जो होता है, 7वें खंड को हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेजिंग। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इसमें देखिए, आपको प्रश्न संख्या 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तथा दाईं ओर उसके क्या है, ये नीचे जो लिखे हुए हैं 4 आंसर आकृति दी गई हैं। आपको ये देखना है, जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन है ये आपका, इस क्वेश्चन फिगर में ये ए बी क्या है बच्चों? ये एक दर्पण है, यानी दर्पण यानी शीशा है। आप जब किसी आकृति को शीशे के सामने रखते हैं तो उसकी कैसी आकृति बनेगी, वो इन 4 आंसर आकृति में से एक होगी, वो आपको पता लगानी है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 25, इस आकृति को यदि आप शीशे के सामने रखेंगे तो जस्ट इसकी उल्टी आकृति इस तरीके से बनेगी, तो आपको वो आकृति बना लेनी है इस तरीके से। तो कौन सा आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। और बच्चों, यदि आपने अभी तक इसको थोड़ा सा कमेंट करते जाना है, आपको चैनल वीडियो को देखते जाना है, कोई चीज आ नहीं तो आपको कमेंट करके इसका आंसर ही बताना है, आप क्विक आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें अल्फाबेट्स कुछ बने हुए हैं। ये अल्फाबेट्स यदि आप शीशे के सामने रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, तो इसकी आकृति किस तरीके से दिखाई देगी? जैसे MAHA, ये 2 अल्फाबेट्स बने हैं। इसमें आप देखिए, ए यदि आपका अल्फाबेट के सामने आएगा तो सबसे पहले ए बनेगा, तो इसके बाद H बन जाएगा, फिर ए बनेगा और फिर M बनेगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा AHAM, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की इस आकृति को यदि आप शीशे के सामने रखेंगे तो शीशे के सामने आपकी एक सर्किल आकृति बनेगी और पहले आपका कौन सा आएगा इस तरफ? आपका जो आंसर बन जाएगा वो इसमें आपका देखिए पहले बन जाएगा साइड, ये आकृति लाइन ऊपर ही रहेगी, नीचे की सेम आकृति बनेगी, ये लाइन आपकी इस साइड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बच्चों, समझ में आ रहा होगा होपफुली। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर की क्वेश्चन की जो आकृति बनी है, यदि ये दर्पण प्रतिबिंब के सामने रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारा किस तरीके से बनेगा? आपको आंसर आकृति में से एक बताना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, हर साल सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो पैटर्न दिया गया, पेपर डिजाइन किया गया है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस एग्जाम में, आपके नवोदय एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आने वाले, सेम टू सेम इसी तरीके से आने वाले, हर खंड से 4-4 क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। हमारा नेक्स्ट खंड रहेगा, उसको बोलते हैं कागज का काटना या पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग। यदि इंग्लिश में बोले तो पंच होल पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग कहलाता है बेटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेकंड बच्चों, देखिए आपको इसमें करना है, क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है, आपको इसमें सेट दिया जाता है, उस कागज को, टुकड़े को एक विशेष पैटर्न में फोल्ड करना होता है और फोल्ड करने के बाद उसमें कट लगाए जाते हैं। जब आप इस कागज को पुनः ओपन करेंगे तो कट करने के बाद उस कागज की क्या आकृति हो जाएगी, क्या डिजाइन हो जाएगी? चलिए बताइए। नमन, ये कौन है, ऑनलाइन है एक बच्चा, बताइए। इसमें 29 क्वेश्चन है, जो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप बताइए, फास्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन आपको ABCD टाइप करके बताना है, क्या ऑप्शन होगा इसका? चलिए, जब तक आप इसका ऑप्शन बताइए 29 का, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 की ओर। 31 क्वेश्चन है, जिस तरीके से ये कागज है ट्रायंगल की शेप में है, यदि इसमें हम ये इस तरीके से फर्स्ट टर्न शेप में इसको मोल्ड करें, फिर इसके बाद एक टर्न इस तरीके से मोल्ड करें और इसमें ये 2 तरीके से कट लगाए गए हैं। यदि ये 2 कट हम इसमें लगाते हैं तो कट लगाने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी आंसर आकृति हमारी क्या होगी, ये आपको बताना है।
देखिए इसमें से सही आंसर आकृति आपकी कौन सी होगी, नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर 31 का होगा, नंबर 1। चलिए बताइए 29 का आंसर क्या होगा। यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो 29 का ऑप्शन होगा नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 30 क्वेश्चन। 30 नंबर के क्वेश्चन में देखिए एक ये ट्रायंगल शेप में कागज है, इसको फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड इस तरीके से फोल्ड किया गया और बीच में एक राउंड फिगर का एक कट लगाया गया है, गोल कट लगाया गया है। अब हम इस कागज को पुनः इसी शेप में खोलेंगे तो हमें ये आकृति जो मिलेगी नंबर 2 जैसी आकृति मिलेगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 32 यानी कि इसका इस खंड का लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक कागज स्क्वायर शेप में है, इसमें एक ये फर्स्ट फोल्ड लगाया, ये सेकंड फोल्ड लगाते हैं और इसमें इस तरीके से कट करेंगे तो हमारी आकृति क्या बनेगी, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, जो समझ में आ रहा होगा तो आप जल्दी अच्छे कमेंट करिए और समझ में चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए हाँ समझ में आ रहा है, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसमें अपन और क्या शामिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट खंड की ओर। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट खंड है वो है खंड नंबर 9 है, आकृति निर्माण, या इसको बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन क्या कहलाता है, स्पेस विजुअलाइजेशन कहलाता है आकृति का निर्माण करना, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिए रहे हैं क्या 33 से लेकर 36 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बाएं तरफ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तथा दाएं तरफ उसके 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। आपको क्या करना है, उस चित्र का चयन करना है जो उपलब्ध चित्र में से कट आउट में से बनाया जा सकता है। इसको चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको क्वेश्चन के सामने से। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपकी क्वेश्चन आकृति होगी इसमें एक किसी आकृति के छोटे छोटे टुकड़े बना के दिए गए हैं। यदि आप इन चारों टुकड़ों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो एक कंप्लीट आकृति बनेगी इस तरीके से, जैसे नंबर 2 में दिख रहा है। ये चारों टुकड़े इसमें क्या किए गए हैं, कंबाइन किए गए हैं, आप देख रहे हैं इसमें। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा नंबर 2। 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन के 4 टुकड़े हैं, इनको यदि कंबाइन करके कंप्लीट आकृति बनाई जाएगी सम्मिलित है इस आकृति में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 3। ये देखिए छोटा सर्किल है तो ऊपर बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल है तो हमारी दूसरी आकृति ये है कंप्लीट, तीसरी आकृति इसमें आपको दिख रही होगी ये है कंप्लीट आकृति, चौथा जो इसमें खंड है ये पार्ट ये कंप्लीट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3। इस तरीके से आप इसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए 35 में क्या है, 35 में जो 4 टुकड़े हैं इसका कमेंट करके आप बताइएगा, ऑप्शन ए बी सी डी यानी 1 2 3 करके फोर जो भी ऑप्शन हो करेक्ट आंसर आपको इसको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 क्वेश्चन में 3 खंड दिए गए, 3 टुकड़े दिए गए हैं इस आकृति के। इससे आप देख रहे हैं आंसर जो आपका नंबर 1 है, इसमें सभी आकृति उपलब्ध है। इस आकृति में भी आपको क्या मिल जाएगा, एक करेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट आकृति इसमें उपलब्ध हो जाएगी। हमारे रीजनिंग पार्ट का मानसिक योग्यता खंड का जो लास्ट पार्ट होता है बच्चों, इसमें आपका आता है सन्निहित आकृति परीक्षण, या इसी बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड का मतलब होता है छिपी हुई आकृति। इसमें आपको क्वेश्चन आकृति जो दी गई होती है, क्वेश्चन आकृति में देखिए आपको एक आकृति दी गई है, इस क्वेश्चन आकृति में जो बनी हुई संरचना है आपको कहीं ना कहीं इस आंसर आकृति 4 में से एक आंसर आकृति में बनी हुई है, वही आकृति बनी है, वो आपको पता लगाना है कि ये हुबहू आकृति इन 4 में से किस में छिपी हुई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका, अगर हम ये आकृति जो क्वेश्चन आकृति बनी है इस तरीके से बनाए यदि, ये देखिए तो आपको एक कंप्लीट आकृति इस तरीके से मिल जाएगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नंबर 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको ये शेप जो बना हुआ वी शेप और ये एंगल का, ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपको किसमें मिल रहा है, एक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और ये इसमें भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए आपको देखना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 में आपको ये आकृति, छुपी हुई आकृति मिल जाएगी, एंगल आपको इसमें बना हुआ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन की जो आकृति, छुपी हुई आकृति आपको देखनी कहाँ मिल रही है, चलिए बताइए आप कहाँ मिल रही है। 30 यदि ऑनलाइन है आप समझ रहे हैं तो बताइए इसमें कौन सी आकृति होगी, करेक्ट आंसर बताइए 39 का। चलिए वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी बताइए। ये देखिए ये आकृति है जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा वो नंबर 3, इसमें आपकी करेक्ट आंसर आकृति होगी। बच्चों जो नवोदय का पेपर आता है सबसे बड़ा होता है टाइम मैनेजमेंट का,
आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जल्दी करने हैं, फास्ट करने हैं, इसलिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका करेक्शन होगा। चलिए बेटा ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू। जल्दी इसको आंसर बताइए, आपके ये 40 क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट करके बताइए 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 7 अंक की बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी संख्या क्या कहलाती है। चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला क्वेश्चन देखिए 41, उसमें दिए गए 7 अंकों की बड़ी संख्या। तो देखिए आपको नोट कर लेना है, क्या नोट कर लेंगे, 7 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों, 7 अंक की बड़ी संख्या। तो 7 बार हम क्या लिख देते हैं, ट्रिक से आप नोट कर लीजिए, 7 बार 9 लिख देंगे। जितने भी अंकों की आपसे संख्या पूछी जाती है उतनी बार आपको 9 लिख लेना है, बड़ी संख्या भी पूछी जा रही है। फिर इसके बाद पूछा गया 4 अंक की छोटी छोटी संख्या। तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या होती है 100, यानी 1 लगा के 3 बार 0 लगा देंगे तो आपकी 4 अंक की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे 9 से 0 जाएगा 9, 9 से 0 जाएगा 9 और यहाँ 9 आ जाएगा, 9 में से 1 आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 8 9 9 9। अब आपको ऑप्शन देख लेना है 999 8 999, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आंसर शीट, इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं हम देखते हैं। देखिए ये चौथा नंबर जो दिया गया है, चौथे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 999 8 999, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा डी। चलिए मैथ में भी इसी तरीके से बेटा आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ उसको सॉल्व भी करना है। आपको बताना है कि क्या क्वेश्चन इसमें समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन भी बताइएगा तो मुझे और क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर का, सॉरी 42 क्वेश्चन देखते हैं। 40 में क्या दिया गया है आपको इस तरीके से, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखिए इस क्वेश्चन पे दिया गया है 42 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से या बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। इसमें आपको 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है बच्चों, यानी कि 6 टाइम 9 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 अंकों की तो 5 टाइम 9 लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसका जो भी आंसर हो करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, फास्ट कमेंट करके बताइए बच्चों। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उन्हें भी आप लिंक दे सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, साथ में वो भी तैयारी इसकी कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। क्या करेंगे आप, ये 4 इक्वेशन दी गई हैं, चारों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जैसे आप पहले क्वेश्चन में देखें क्या है आपका, ये लिखा है देखिए 50 और 100, ये डिवाइड बाई 4 लिखा हुआ, 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 100 डिवाइड बाई 4, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25, और ये 50 माइनस 25 इक्वल टू 25, यानी कि ये हमारा 25 के बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, कितना लिखा बच्चों 20, और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 20 प्लस इंटू डिवाइड 20 डिवाइड बाई 4, अब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर 20 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये भी 25 के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया बराबर नहीं है, जो 25 के बराबर नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सी नंबर का ऑप्शन सॉल्व करते हैं बेटा। सी नंबर में देखिए इक्वेशन कैसे दी गई है 10, ये लिखा है प्लस 5 2 या 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 में से 5 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 10 प्लस 10 20 प्लस 5 यानी 25, तो ये भी हमारा 25 आ गया, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम डी नंबर का ऑप्शन। बच्चों इसमें जो डी नंबर का दिया गया है, डी नंबर के क्वेश्चन में देखिए आप क्या लिखा है 24 प्लस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 2, यानी कि ये आंसर कितना आया 26 आया।
तो इस तरीके से बच्चों ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। समझ में आया? यदि समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और इसकी पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में इसकी मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए? देखिए आपको ये क्या दी गई है, फ्रैक्शन दी गई है। इन फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 11 थी 33, 33 और 7 40, तो यानी इसका हो जाएगा 40 बटे कितना 7, 11 हो जाएगा, इंटू 11 बटे 5, एक ये ब्रैकेट सेट हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है इसके साथ आपको देखना है, बताइए इसको कैसे आप फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। फिर इसके बाद इसमें लगा हुआ है डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो 7, ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा इधर पे 3 इंटू एक्स, यानी 3x अपॉन 7 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 8 40 और 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, और डिवाइड का इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 बटे, यहाँ नीचे क्या जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर में साइड है 4/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 56 बटे 3x बराबर 4/3। समझ में आ रहा होगा आपको। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, आपका ऊपर इंटू होगा उस साइड, तो ये हो जाएगा 4 ये देखिए 3 का इंटू करेंगे 56 से, और 3x का 4 से, क्या हो जाएगा आपका 3 6 18, 3 5 15, 1 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 168 बटे 12, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आंसर कितना आएगा इसका 14। करेक्ट बेटा, समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इसको आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 60 75 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल क्या होगा। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने में सिंपल लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है, ज्यादा समय नहीं लगाना, पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप उसको अच्छे से हल कर सकें, यानी कि आप पूरा पेपर हल कर सकें। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको पहले बताता हूं आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 45 60 और 75 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM का योग क्या होगा। तो हम संख्या नोट कर लेते हैं स्क्रीन में। चलिए मैं आपको यहाँ पे नोट कराता हूं। देखिए सबसे पहले हम संख्या नोट करते हैं, क्या है यहाँ पे देखिए 45 60 और 75। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं। कैसे, कॉमन फैक्टर निकालते हैं इनके। चलिए निकालते हैं बेटा, आप भी रफ कॉपी यदि लिए हैं तो एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और चलिए इसको मेरे साथ सॉल्व करिए, फिर बताइएगा। चलिए हम सबसे पहले छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, तो 45 30 आ जाएगा इधर पे, ये 75 हो जाएगा क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा। फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 45 और ये हो जाएगा 15 75। फिर कितना हो जाएगा आपका 3 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो कितना हो जाएगा 15 3 45 और ये 15 और ये इससे कट जाएगा 3 5 या 15, यहाँ 5 आ जाएगा और ये कट जाएगा कितनी 3 दूनी 6 3 5 15। इस तरीके से आपकी ये संख्या कट जाएगी। फिर से 3 से काटेंगे एक बार, 3 5 15। समझ में आ रहा होगा आपको काटना, एलसीएम आना चाहिए आपको। 3 5 15 और यहाँ बचा आपका 5 और ये बचा 25। फिर से इसको काटेंगे आप 5 से, अब कितना हो जाएगा 5 1 5 5 1 5 और 5 5 25। फिर इसको काटेंगे आप 5 से, तो 1 1 और 1। अब देखिए इसके आपके जो फैक्टर आए हैं इन सबका क्या कर लेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5।
चलिए इसका आप जल्दी से प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताइए क्या होगा इसका कैलकुलेशन, जल्दी से फास्ट बताइए, आपको 2 सेकंड का समय है। जल्दी बताइए बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। कमेंट करके बताइए, आप लोग ऑनलाइन है, मुझे दिख रहा है। आप बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट बताइए। चलिए मैं लिख देता हूं आपको, इसका कैलकुलेशन होगा, क्या होगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 900। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सभी का सेपरेटली क्या निकालेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे इसके बाद HCF। HCF निकालना आता होगा आपको, HCF निकालेंगे। कैसे निकालते हैं HCF, कौन कौन से नंबर थे आपके, एक नंबर दी गई थी आपकी 45, दूसरा नंबर था आपका 60 और 75। इनका सेपरेटली HCF निकालते हैं आप इस तरीके से। तो चलिए फास्ट इसका HCF निकाल के बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए HCF क्या होगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। नेक्स्ट इसके निकालेंगे 2 तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से तो 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 75 के फैक्टर निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आप ये देख रहे हैं दोनों में कॉमन एक तो आपका क्या आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है इसमें, एक ये 3 आ रहा और इसमें भी एक 3 आ रहा, एक इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है। तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 बराबर 15। देखिए आपका HCF निकला है 15, LCM निकला था 900। आपसे पूछा गया था कि LCM और HCF का योग क्या होगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर होना चाहिए 915 इज करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीन पे। 915 आपको करेक्ट आंसर टिक करना है आंसर शीट पे, जो आपका होगा क्वेश्चन पेपर, उसमें एक ऑप्शन होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, विजुअल स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन होगा 915। बेटा आप वेलकम सिराज, बेटा सिराज बोल रहे हैं, सिराज ने मैसेज किया है कि आई एम न्यू। कोई बात नहीं बेटा, आपको इसको बताना है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू बेटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। आप इसको कंटिन्यू रहें वीडियो में और स्किप मत करें, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज कंटिन्यू रहें और उसको अच्छे से समझें, जहां भी प्रॉब्लम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके से कंटिन्यू हमारी क्लास रहती है तो आपको काफी बेनिफिट होगा। ये फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप इतना आध घंटे के केवल आपसे समय चाहिए, आप समय दें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो देखिए आपका 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था बच्चों 46। चलिए देखते हैं 46। हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे बेटा, हम क्लास केवल आध घंटा की लेंगे, डेली क्लास लेंगे। आध घंटा में हम जो भी आपका पोर्शन इतना कंप्लीट होगा उतना कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। ये देखिए 46 में दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है आप देखिए, 3/8 डिवाइड बाई 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको देखिए क्या दिया गया इसमें, 3/8, जस्ट 1 मिनट बेटा। ये देखिए 3/8 ले लिया हमने इसमें, और क्या है, डिवाइड बाई 5/3 माइनस 1/6 और प्लस 5/8। हम क्या करते हैं, सबसे पहले BODMAS रूल आप लोगों ने पढ़ा है। BODMAS रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो ये दो संख्याओं का क्या ले लेते हैं, LCM, तो आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 माइनस 6 1 जा 6 और 1 आ जाएगा इधर पे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ 3/8 लिखा रहने देंगे, डिवाइड बाई प्लस 5/8। अब इस इक्वेशन को आप यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3/8 डिवाइड का जब आप इनटू करते हो तो ये संख्या पलट जाती है, तो 9/6 होगा वो 6/9 हो जाएगा और प्लस 5/8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। 3 3 या 9 और 2 2 3 या 6 और 2 4 या 8, कितना जाएगा आपका आंसर 3/12 प्लस 5/8। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बताइए, फास्ट बताइए। 12 और 8 नहीं बच्चों, यहाँ पे कितना था आपका, कितना आया इसका आंसर, जल्दी बताइए, फास्ट बताइए। 3/4 प्लस 5 यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए, कितना आएगा जल्दी बताइए। ये आप कैलकुलेशन करके बताइए इसका फास्ट, 46 का कैलकुलेशन करके बताइए। चलिए हम मूव करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। इसका आप क्वेश्चन मुझे कैलकुलेशन करके बताएंगे इस तरीके से एलसीएम करके, और आपका 46 का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। इसके बाद हमारी कल की सेशन की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, और वीडियो की लिंक और आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चे नवोदय या सैनिक स्कूल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यदि 15 ये दिया गया, यदि 15 माइनस 15 और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 15 इंटू 6 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 15 से आपका 1 जा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 15 1 जा, बहुत ही सिंपल सवाल है। 15 1 जा 15, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 15 माइनस 1 इंटू 6, तो 15 माइनस 6 1 जा 6 बराबर क्या हो जाएगा 9। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक बच्चों, इसको हमारा ऑप्शन क्या आया सी, इसको आप टिक कर लीजिए। एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात करिए। बेटा ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, 150 का 5%। कैसे निकालेंगे 150 का 5%, यानी 150 गुणे 5/100, शून्य से शून्य कट जाएगा, और ये कितना जाएगा आपका इसका आंसर 5 दूनी 10 और 2 से 15 काटेंगे तो 2 7 14.5, 7.5, यानी कि निकल आएगी आपकी वैल्यू, क्या निकल आएगी 7.5। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखा है इसमें सी 150 से 5% अधिक है, यानी 5% यदि 7.5 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 प्लस 7.5 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 100 बताइए 57.5। ये सी की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन में पूछा था बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है 157.5 है, तो हम 157.5 का कितना निकाल लेंगे 10% निकाल लेंगे बेटा। तो 10% कैसे निकलेगा, इसको अपॉन में 100 कर देंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा। अब जब इसकी वैल्यू आएगी तो कितना लिख लेंगे हम इसको 15.75, क्योंकि अपॉन में यदि 2 जीरो है तो ऑटोमेटिक उस संख्या के 2 अंक के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.7। अवैधुर आप ज्वाइन है बेटा, आपको समझ में आ रहा है, आप इसको यदि समझ में आ रहा है तो यस करके बताइए। क्लियर, ये 15.75 आ गया है। इसमें लिखा था, क्या लिखा है आगे ऑप्शन, ये लिखा है कि बी, ये आपका आंसर निकला है, कितना निकला इसका 15.75 निकला है। अब लिखा है यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तो ये हमारा कितना आंसर निकला है इसका 15.75। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 157.50 प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे, जो भी आपकी वैल्यू निकली 15.75, और इसको आप जोड़ देंगे तो दोनों का आंसर कितना जाएगा 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 5 1 6 7 और 1, यानी कि नहीं सॉरी बेटा 5 5 7 12 कैरी आई 1, 7 5 12 1 13, 5 1 6 1 7। इससे कम के लिए इसमें पूछा गया था 10% कम है, हमारा 10% कितना आया 15.7,
तो हम इसको कितना करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। इसको करेक्ट कर लीजिए, हम इसमें करेंगे माइनस, तो माइनस करने में कितना हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बी सी से 10% कम है और ये 10% वैल्यू कितनी निकली, 15.75 आई है, तो ये हो जाएगा 15.75। इसको हम क्या कर देंगे, इससे कम है तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, और यहाँ बच जाएंगे कितने 4, तो 14 में 7 जाएंगे 7, और आपका यहाँ बच जाएगा आपका कितना 141, यानी कि 141.75। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पे जिस तरीके से मैंने इसको आपको क्लियर किया, यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार और क्लियर कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। इसमें 2% दिए गए हैं, आपको निकालना पड़ेंगे इसके परसेंटेज, और ग्राम दिया गया है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दिखा है 175 ग्राम, 175 ग्राम का 10% कितना होगा, इसको निकालते हैं। 175 गुणे 10 बटे 100, इसको सॉल्व कर देंगे आप तो कितना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए नीचे इसके कितना है, 10 है, 10 है, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं, 17 पॉइंट कितना लिख देंगे हम, इसको 5 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 0 है तो एक 0 के पहले हम एक अंक के पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो इसका कितना निकला है, 10% निकला है हमारा 17.5। फिर क्या लिखा है इसमें, 175 ग्राम के 10% का 5% के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू निकली है ये 5% के बराबर है। तो इसका निकालते हैं हम 17.5 गुणे 5 बटे 100, और ये हम डेसिमल हटा देते हैं तो एक 0 और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। आ रहा समझ में बेटा, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आंसर, हम ऊपर वाली संख्या का पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 175 गुणे 5 करते हैं तो आ जाएगा हमारा 875 बटे 1000। अभी मैंने बताया कि यदि नीचे जितने 0 है, यदि दशमलव पूरी संख्या को बदलना है तो हम उतने अंकों के पहले 0 दशमलव लगा देते हैं, यानी कि 3 0 है तो 8 7 5 लिख के तीनों के पहले हम एक डेसिमल वैल्यू लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.875 ग्राम, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी। बेटा सभी लोग इसका ऑनलाइन जितने लोग हैं सभी लोग इसका जवाब दें, समझ में आ रहा होगा फुली। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 51 बेटा। ये देखिए 51 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़िए, इसमें समझ में क्या आ रहा है। आप भी आपसे रिक्वेस्ट है साथ में मेरे साथ में ही आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की साथ में साथ कोशिश करिए, और उसका कमेंट बताने की कोशिश करिए, फास्ट बताने की कोशिश करिए। क्या करना है 51 क्वेश्चन में बताइए। देखिए 51 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न व्यंजक, ये जो व्यंजक दिया गया है इसमें क्या करना है आपको, निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में दिया पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दशमलव में लिखी है, जैसे यहाँ लिखा है 49.6, यानी कि यदि दशमलव के बाद यदि 5 से बड़ी कोई संख्या है तो उसका अगली पूर्ण वैल्यू हम, जैसे यहाँ 49.6 लिखा है तो इसको किस में लिखेंगे, 50 लिखेंगे। और यदि यही संख्या हमारी 49.4 लिखी होती, यानी कि 5 से नीचे है 4, तो हम इसको कितना लिखते, पूर्ण संख्या के रूप में 49। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया 49.6, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 50 लिख लेते हैं, इनटू ये लिखा 10.2, यानी ये डेसिमल के बाद की वैल्यू 5 से छोटी तो हम पूरा इसको 10 लिखेंगे, माइनस 7.1 को 7 लिखेंगे। फिर क्या लिखा 29.7, यानी कि इसको हम 30 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या है 7, जो 5 से बड़ी है। तो हमारा इसका क्या होगा, ऑप्शन हमारा 30 हो जाएगा। माइनस इसके बाद 5.1 लिखा है तो इसको 5 लिखेंगे, 20.1 को 20 लिखेंगे। अब ये हमारी पूर्ण वैल्यू बन गई है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका, 500 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, माइनस 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस ये हो जाएगा 310, बराबर कितना बचा आपका इसका बताइए, 110।
90। यानी कि इस तरीके से हम डायरेक्ट पूर्ण वैल्यू, ये क्या लिखा, पूर्ण संख्या में निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में लिखिए। तो पहले जो संख्याएं दी गई हैं, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये दशमलव वाली वैल्यू है, हमने इसको पूर्ण संख्या में लिख लिया पहले। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसको हमने क्या किया, पहले हमने ये जो संख्याएं लिखी थी इनको हमने ये संख्या पहले पूर्ण बना ली है। पूर्ण में बनाने के बाद इनका हमने जो भी इक्वेशन दिए गए थे, व्यंजक दिए थे, हल किया। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 190। ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? आप कमेंट करके बताइए यस या नो। और इधर आप ऑनलाइन है बेटा, ऑनलाइन है तो कमेंट करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। यदि वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसे कितना समय लगेगा? देखिए इसमें आपका एरिया पैरामीटर भी कैलकुलेट करना है और समय और दूरी का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, यानी दो क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पार्क दिया गया, लंबाई चौड़ाई दी गई। सपोज दैट ये हमारा एक पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है, 1500 मीटर दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है, 750 मीटर दी गई है। तो उसको इसका पूरा चक्कर लगाना है, यानी कि पूरी दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। पूरी दूरी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, पता है आपको। तो इसका 2 गुणे लंबाई कितनी दी गई है, 1500 दी गई है, प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है बेटा, चौड़ाई दी गई 750। को हल करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 15 7 2250 आ जाएगी ये, और 2250 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500। यानी कि ये क्या हो गया, 4500 मीटर वह राउंड है, एक राउंड, पूरा एक राउंड इस पार्क का है। अब क्वेश्चन में दिया गया है उसे कितने चक्कर लगाने बेटा पार्क के, देखिए पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। तो 4 चक्कर लगाने हैं तो इसी में मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, बराबर कितना जाएगा, 0 0 4 5 20, 4 चौको 16 2 18, यानी कि 18,000 मीटर तो कुल दूरी उसे कवर करनी है बेटा। समझ में आ रहा है, ये मीटर में दूरी दी गई है, क्लियर है? इतना आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। 18,000 मीटर दूरी निकल गई। अब पूछा क्या है, यदि उसकी चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा? तो समय हम निकाल लेते हैं, क्या होता है समय बराबर आपको पता है क्या होती है, दूरी बटे चाल। देखिए दूरी हमें कितनी दी गई है, 18,000, ये 18,000 मीटर आ गई, और चाल कितनी दी गई है हमें, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल से हट जाएगी वैल्यू, तो एक 0 लग जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 × 45, 9 दूनी 18, और ये हो जाएंगे 4 0, फिर काटेंगे तो 5 चौको 20 और 4000, इस तरीके से 4000 आ गया, हो गया बेटा। अब चूंकि हमारी ये कितनी दी गई है, हम इसको किसमें कैलकुलेट करना है, घंटे में, ये मीटर में दिया गया था, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 4 से इसमें हम भाग दे देंगे, यानी कि 1000 से, क्योंकि हमारी दूरी किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है, तो मीटर के लिए हम इसको 4 से 1000 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ बेटा, हमने कैसे किया इसको, चलिए आगे बढ़े इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले पर है। देखिए कोई झुंड है, एक झुंड है, हम मान लेते हैं कोई झुंड है, तो उस झुंड को मान लेते हैं हम क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पक्षियों के एक झुंड के 1/4,
तो 1/4 क्या कहलाएगा इसका, x/4। कहाँ है ये, नदी के किनारे है, नदी किनारे लिख लो इसको। फिर कहता है तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में, तो घोंसले में कितने इस झुंड के, यानी कि x/5 जो पक्षी है बेटा वो कहाँ है, घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी हैं जो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, तो घोंसले में कितने पक्षी हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो हम इक्वेशन बना लेंगे, क्या बन जाएगा हमारा व्यंजक, कुल पक्षी x थे, x में से x/4 पक्षी नदी किनारे हैं प्लस x/5 पक्षी हमारे कहाँ है, घोंसले में है। तो बाकी बचे कितने, 22, यानी कुल पक्षियों में से हमने इन दोनों पक्षियों को जोड़ देंगे तो हमारे 22 आंसर आना चाहिए। क्लियर है बेटा, जो भी बेटा ऑनलाइन है कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को हल करते हैं, क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप सॉल्व करके, आपको इक्वेशन करके आता है बताइए, कमेंट करके बताइए। 2 सेकंड का आपका वेट कर रहा हूं। कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 20, 4 5 या 20 और 5x आ जाएगा इधर पे, प्लस 5 4 या 20, 4x आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 22। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा इसका, x माइनस 5x और 4x कितना हो जाएंगे, ये 9x अपॉन 20 बराबर 22। फिर क्या हो जाएगा आपका, नीचे आएगा एलसीएम 20, यहां हो जाएगा 20x माइनस 9x बराबर 22। क्लियर बेटा, 20x में से 9x जाएंगे तो बचेगा हमारा 11x, और इस 20 के साइड क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22 इंटू 20 अपॉन 11, 11 2 या 22 और 20 दूनी 40, यानी कि x की वैल्यू हमारी बेटा कितनी निकल आई, x 40, जो हमने क्या माने थे, झुंड माना था, झुंड माना था, यानी कि x की वैल्यू 40। तो उसमें पूछा गया घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं, तो कितने पक्षी हैं, 40। उस पक्षी मतलब घोंसले में पूछा ना, पक्षी अपने घोंसले में, ये देखो इसने पूछा है घोंसले में कितने पक्षी अपने घोंसले में है, यानी x/5। तो हमारा x कितना निकला, 40 निकला है, तो x/5 में वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए घोंसले वाली वैल्यू कितनी मानी थी हमने, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने जो माना था घोंसले में कितने पक्षी हैं, x/5 घोंसले में बेटा। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 40 निकली है, तो हो जाएगा 40/5, 5 8 40, यानी कि 8 पक्षी हमारे कहाँ है बेटा, ये घोंसले में। आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा डी। समझ में आया बेटा, आगे चले, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए इसमें दिया गया है, अमित ने एक मैच कितने में खरीदी, 1200 रुपए में खरीदी है, और इसकी मरम्मत में भी कुछ पैसे लगाए हुए हैं उसने। कितने पैसे लगाए हैं, 200 रुपए लगाए हुए हैं। फिर उसने इसको 1680 रुपए में बेटा बेच दिया है। तो क्या बताना है, अमित का प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें पता लगाना है कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है ना। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले उस कुर्सी की, मेज की क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, जो जिस राशि में कोई चीज खरीदी जाती है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो मेज का क्रय मूल्य नोट कर लीजिए, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1200, और इसमें मरम्मत व्यय में कितना लगा दिया इसने, व्यय कितना कर दिया, व्यय किया था इसने इसको 200 रुपए, तो टोटल उसकी लागत कितनी होगी, टोटल क्रय मूल्य निकल आएगा, आप कितना हो जाएगा 1400 रुपए। फिर उसने उसको बेचा, यानी बेचा क्या कहलाता है आपका, विक्रय मूल्य। बेचा बराबर क्या, विक्रय मूल्य। कितने बेच दी उसने उसको, 1680 रुपए में। तो देखिए 1400 में खरीदी थी और 1680 में बेची, तो क्या होगा, उसको लाभ ही होगा ना बेटा। तो हम उसको लिख लेते हैं लाभ। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 1680, यानी जितने बेची और फिर जितने में खरीदी थी उसको माइनस कर देते हैं, बराबर 0 8 6 4 जाएंगे 2, यानी 280 रुपए का उसको लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन पूछा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हमें लाभ हुआ तो हम क्या ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम, तो 280 रुपए और जो हमारी क्रय मूल्य वाली वैल्यू होती है, जितने जो चीज हम खरीदते हैं उसी में लाभ होगा या उसी में हानि होती है। तो हमने कितने में खरीदी थी, 1400 रुपए में, गुणे
100। लाभ प्रतिशत का आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, या हानि प्रतिशत के लिए ये हमेशा आपको इस तरीके से लाभ या हानि में उपयोग होगा। क्या, जो भी आपका लाभ या हानि है बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसको हल कर लेते हैं, शून्य से शून्य कट जाएंगी और 14 दूनी 28 और शून्य यानी कि 20% का उसको क्या होगा बेटा, लाभ। ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर इसमें डी। क्लियर हुआ? चलिए बेटा, समझ में आ रहा है तो मैं आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 55 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीन साफ कर देता हूं पहले, जब तक आप इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करके मुझे इसका ऑप्शन बताइए। बच्चे ऑनलाइन है ओबेदुर, बताइए प्लीज, या जो भी बच्चे ऑनलाइन है या वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को 55 को आप सॉल्व करिए। करंट इसका तुरंत हमें बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई कितनी है बेटा, 18 मीटर। तो क्या ज्ञात करना है आपको, आयत की चौड़ाई बतानी है। क्या दिया गया, एक वर्ग दिया गया इस तरीके से, वर्ग क्या कहलाता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। और क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है, इनके क्या बराबर दिए गए हैं, परिमाप समान है बेटा। वर्ग की भुजा दी गई है 16 मीटर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्या होता है, परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। हमें एक भुजा कितनी दी गई, 16 मीटर दी गई है, तो 4 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा, 64 मीटर। ये हमारा वर्ग का परिमाप हो गया। दिया गया क्वेश्चन हमें कि वर्ग तथा आयत का परिमाप क्या है बेटा, समान है। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला बेटा। इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल चुका है, इससे पहले वर्ग का परिमाप मिल चुका है, यही हमारे आयत के परिमाप के बराबर है। यानी जो आयत का परिमाप है उसकी जगह हम क्या रखेंगे अब, 64, क्योंकि यही हमारा वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के। तो 64 बराबर 2 गुणे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 18 मीटर दी गई है। तो 2 गुणे 18 प्लस चौड़ाई हमें दी नहीं गई है, ज्ञात करना है, तो यहां लिख लेते हैं हम चौड़ाई और इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं बेटा। तो 18 दूनी 36 प्लस 2 चौड़ाई, ऐसा लिख लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा आपकी चौड़ाई, ये 36 साइड आ जाएगा, तो 64 माइनस 36 और इस साइड आपका क्या बचा, 2 चौड़ाई। 64 में 36 जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे आप देखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो 2 28 और इस साइड बटे में 2 आ जाएगा। चौड़ाई बराबर 14 दूनी 28, 14 क्या निकल आई बेटा आपकी चौड़ाई, यही आपकी पूछी गई थी और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, आगे चले। आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, तो मैं यही समझ के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। ओके चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का परिमाप क्या है, माप क्या है इसका 25 सेंटीमीटर 112.5 सेंटीमीटर और क्या लिखा है इसमें 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक कमरा दिया गया जिसकी जो दीवार है उसकी दीवार की परिमाप वो दिया गया, पूरा उसका आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 8 गुणे 8 मीटर। देखिए इसकी क्या दिया गया है 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 22.5 सेंटीमीटर, ये दी गई इसकी माप दी गई इस दीवार की। हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सभी साइड हमें ये मीटर में दी गई है, सेंटीमीटर सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 800 सेंटीमीटर गुणे 600 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ये दीवार कैसी होती है, एक क्यूब के आकार में होती है, क्यूबाइड मान लेते हैं जो इस तरीके से होता है। इसमें हमें दिया गया इस तरीके से ये दीवार है, इस दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई यानी उसकी ऊंचाई मान लेते हैं। तो इसी तरीके से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई का फार्मूला इसमें हम लगा देते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर इसका,
इसको हम लिखा रहने देते हैं, ये टोटल आ गया हमारा। इसके बाद हमें दी गई है कि एक ईंट का माप कितना है, 25 सेंटीमीटर, 112.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसका निकाल लेते हैं, कितना होगा, 25 गुणे 112.5 गुणे 6। इस तरीके से इसको नोट कर लेते हैं। ये हमारी दीवार की माप है और ये हमारी एक ईंट की माप है बच्चों। इस तरीके से हम दोनों की माप लिख लेते हैं। अब कहा पूछ रहा क्वेश्चन में कि हमें ऐसी कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसमें भाग कर देंगे। जो एक ईंट की पर माप है हमारी, एक ईंट का आयतन है, उसको पूरी दीवार की नाप से हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। भाग देने में जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसका संख्या हो जाएगी, ईंटों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 से इसको काटते हैं तो 25 अट्ठे, ये देखिए 25 से काटते, 5 से काटते, पचम 25। चलिए हम दूसरा पेन यूज करते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए आपको ये 25 है तो 5 से काटे, इसको 5m 25 और इसको काटा हमने, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 160 हो गया। फिर हम इस 600 को भी काटते हैं, 600 से तो 6 से काटते तो यहाँ 100 आ जाएगा, काटते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 से काटा यहाँ पे तो पूरा कट गया, 20 आ गया यहाँ पे। और इसको इक्वेशन पे यदि हम हल करेंगे और हल करते जाते हैं इस तरीके से, तो लास्ट में हमारी जो संख्या आएगी, आप इसको काटेंगे पूरी संख्या को, तो आंसर आएगा 640। यानी कि इसको आप पूरा जब सॉल्व करेंगे काट के, तो आंसर आएगा 640। तो 640 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो इसको आप विधिवत पहले सॉल्व कर सकते हैं, काट लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। मैं आपको फिर से क्लियर लिख देता हूं। हमारा जो माप थी 800 गुणे 600 गुणे 2.5 बटे 25 गुणे 112.5 गुणे 6। इसको काटिए आप। चलिए 2 मिनट का समय है। सॉल्व करके इसको बताइए, इसका आंसर कितना होगा बेटा। ये 22.5 है, ऊपर कितना है, 22.5। क्वेश्चन में 22.5 दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 से काटा, कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100 कट जाएगा इधर पे। अब ये देखिए ये हमारा कितना है, 2.5, 22.5 से इसको काटते हैं तो 22.5 कितना हो जाएगा, 22 पंचे, यानी यहाँ पे आएगा 5 5 आएगा टोटल आपका। इससे आप काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 5 आ गया यहाँ पे। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, सुन ये आ गया 160 और 160 गुणे आप 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 640, जो मैंने पहले क्लियर किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए। क्लियर है बेटा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 सही 1/2 घंटे यानी 4.5 घंटे में यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। यानी कि हमने कोई यात्रा की, कितने घंटे यात्रा की, 4.5 घंटे यात्रा की है और हम पहुंचने का समय बता रहे हैं 2:45 दोपहर में पहुंच गए। तो बच्चों इस तरीके क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो आपको ये मानना है कि आपको अभी करंट का समय आप कब पहुंचे हैं, 2:45 पर पहुंचे हैं और आपने 4 घंटे पहले यात्रा चालू की थी, 4-4.5 घंटे पहले। तो आप ये देखिए इससे पहले 1 घंटा पहले कितना समय रहा होगा, 1:45। क्लियर है। फिर इसके 1:45 के पहले जब दूसरा घंटा रहा होगा तो कितना रहा होगा समय आपका, 12:45। फिर 12:45 से जब तीसरा घंटा हुआ, इसके पहले आपने कितने बजे चलना चालू किया होगा, यानी 11:45 पे। फिर आपने जो 4 घंटे हैं, 4 घंटे पहले यानी आपका कितना समय रहा होगा, 10:45। अब देखिए यात्रा कितने घंटे की, 4 घंटे यानी 4-4.5 घंटे की, यानी 30 मिनट अभी और उसने समय व्यतीत किया। तो 30 मिनट और माइनस करने के लिए हम 45 में से 30 मिनट और माइनस कर देते हैं तो 5, 4 में से 1 3 जाएंगे 1,
10:15। ये आपका 4 घंटे तो ये होगा यात्रा, और जो 30 मिनट है वो माइनस किया तो आपने 10:15, यानी जब 10:15 पूर्वाह्न रहे होंगे तो आपने यात्रा शुरू की होगी, यानी 10:15। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे चले। इस तरीके से देखिए, आपका ये जो यहाँ पे स्क्रीन में यदि आपको विजुअल नहीं हो रहा हो, यहाँ कितना आया था 10:45 पे आपका, यानी 4 घंटे हो रहे थे, तो यहाँ पे आपने कितना, आपने आध घंटा यानी 4.5 घंटे का सफर किया, तो 4 घंटे तो ये हो गए, और आधा घंटा और हम इसे माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10:15, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का। 58 क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें क्या पूछा गया? सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड। ये तो आपको आता ही होगा। चलिए आप निकालिए इसका लघुत्तम समावर्तक विधि से इसके गुणनखंड बताइए मुझे, जल्दी बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। मैं वेट कर रहा हूं आपका। बताइए इसके गुणनखंड निकाल के बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए बेटा, एलसीएम निकालना आना चाहिए। चलिए आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा, तो मैं आपको देता हूं 640 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं एलसीएम विधि से। इसको हम डिवाइड करते जाते हैं सबसे छोटी संख्या से 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0, 2 8 जा 16, 0, 40। तो इसके बाद 2 से ही काटेंगे, कटती जा रही संख्या चूंकि हमारी। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 आ रहे हैं और 7 2 है और एक 5 है। तो हमारा ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इंटू 5, यानी करेक्ट आंसर क्या है हमारे इसमें? डी। तो ये ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम अपने। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है बेटा। चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और प्लीज अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके की आपको फ्री लाइव क्लास मिल रही है, इसमें किसी तरीके कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है। आप अदर चैनल्स भी देखते हैं या उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी क्वेरी क्वेश्चन पूछने हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ता है, और ज्वाइन करने के लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है। बेटा ये चैनल पूरा टोटल फ्री है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर इसी फाइल की जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नवोदय का कंप्लीट पेपर है, इसकी आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि डेली आपको लाइव क्लास की अपडेशन मिलती रहे। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना 59 क्वेश्चन। क्या दिया गया बेटा इसमें? कितने वर्षों में रुपए 1200 की राशि, यानी राशि जो दी गई है क्या कहलाता है? हमारा मूलधन। जो मूलधन है कितना है हमारा? 1200 रुपए है। इसमें राशि यानी वार्षिक ये कितनी दी गई? 5% ब्याज की दर, यानी दर कितनी दी गई है? 5% नोट कर लेते हैं। ब्याज की दर से इतने हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी मिश्रण? इसको 1800 रुपए हो जाती है। तो हमारा ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर होगा हमारा इस राशि में से जितनी राशि बढ़ जाती है उसको हम मूलधन को माइनस कर देते हैं उससे, तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो कितना निकल आएगा? ये 600 रुपए। अब देखो बेटा इसमें हमें मूलधन भी मिल चुका है, दर भी मिल चुका है और ब्याज मिल गई है। आप जानते हो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले में हम सारी चीजें रख लेते हैं। मूलधन हम ब्याज हमारा कितना है? 600 रुपए बराबर मूलधन कितना है हमारा? 1200 रुपए। दर कितनी हमारी इसमें? 5%। समय हमसे पूछा गया कितने समय में हो जाएगी, समय एज इट इज लिखे रहने देंगे। बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। अब देखिए हमें समय पूछा गया है तो समय को हम यहीं लिखे रहने देंगे और सारी चीजों को क्या ले जाएंगे? उस साइड ले जाएंगे। तो 600 गुणे 100 बटे में इधर क्या आएगा? पूरा 1200 गुणे 5, इस साइड केवल हमारा बचेगा समय। इस तरीके का एक ही फार्मूला यदि आपने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया,
तो चाहे आपसे दर पूछा हो बेटा, चाहे समय पूछा हो, चाहे मूलधन पूछा हो, चाहे साधारण ब्याज पूछा हो, एक ही सवाल से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो शून्य से शून्य कट गए, दोनों कट जाएंगे आपके। 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60, 50 आ गया आपका। फिर 5 से काटेंगे तो 5 था हम 50, यानी कि करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 10। यानी कि ये जो 1200 रुपए थे ये 5% की दर से 10 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 1800 रुपए हो जाएंगे। ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर बेटा? बेटा जो भी ऑनलाइन है प्लीज कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। समझ में आया आपको? आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। होपफुली आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपका 18 जनवरी 2025 को पेपर आने वाला है वैसे ही पैटर्न में कंप्लीट पूरा पेपर तैयार किया हुआ है। 20 क्वेश्चन है, ये आपके 25 मार्क्स के रहेंगे और आपको इसमें यदि आपने अच्छे समझ लिया तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये डेसिमल यानी दशमलव पॉइंट मल्टीप्लीकेशन है, तो सीधे सीधे इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 0.75 इंटू 0.01 कितना आएगी इसकी वैल्यू। 1 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आएगा, 57041। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे लिखे लेने देते हैं। अब हम देखते हैं जीरो कितने हैं हमारे कुल मिला के, है ना। तो इस संख्या में हमारे 2 यहाँ जीरो है दशमलव के बाद और 2 यहाँ दशमलव के बाद, टोटल कितने हो गए 4 डेसिमल मतलब पॉइंट हो जाएंगे। तो हम ये सबसे पहले इसमें हम मल्टीप्लीकेशन तो एज इट इज जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पॉइंट गिनते हैं दोनों साइड में कितने डेसिमल के बाद पॉइंट हो रहा है। तो 1 2 इस साइड है बेटा, यहाँ पे साइड देख रहे हैं आप, ये देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे है और 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे है। तो टोटल कितने अंक बाद दशमलव हम लगाएंगे अपने मल्टीप्लीकेशन में, 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 3 4 यानी कि 1.40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.4075 करेक्ट आंसर। चलते हैं आज की क्लास में, लेकिन उससे पहले प्लीज यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। चैनल को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगले वीडियो को मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए हम चलते हैं आज की अपने हिंदी क्लास में। तो हिंदी क्लास आपको सिलेबस आपका नवोदय में जो रहता है वो आपका खंड 3 होता है, यानी कि पार्ट 3 होता है बेटा, है ना। पार्ट 3 में आपको हिंदी खंड या अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी खंड होता है। जो बच्चे अगर पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने वो सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। सोनाली बेटा आपको समझ में आ रहा है? हेलो, चलिए ओके कंटिन्यू करें। आप लोग रेडी हैं? ये देखिए हमारा खंड 3 है। इस खंड 3 में हिंदी परीक्षण पूछा गया। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है मुझे, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके ओके नमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके बेटा चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं, अब हमारी क्लास चालू हो रही है। देखिए अब हिंदी का खंड जो होता है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट खंड होता है। आपके जैसे रीजनिंग में आपको इंपॉर्टेंस देनी है, आपको मैथ पे इंपॉर्टेंस देनी है, इसी तरीके से हिंदी को भी इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि आप लोग इजी समझ के हिंदी को क्या समझते हैं, इजी समझ लेते हैं और सोचते हैं इसमें 20 में से तो हम 20 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं और उसको किस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे, कैसे उसके क्वेश्चंस को देना है, तब तक आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप मैथ में रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दें, लेकिन आपकी जो मेरिट होगी वो 1 या 2 नंबर से ही आप पीछे रह जाते हैं। तो मेरिट में यदि आना है तो मेरिट में आपको हर सब्जेक्ट को बराबर की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी बेटा। तो हम चलिए चलते हैं, हिंदी आपकी शुरू करते हैं। क्या होता है हिंदी में? इस खंड में आपको 4 अनुच्छेद है, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बेटा ये इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश क्या दिए गए हैं, जैसे इसमें दिए गए हैं, आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा। इसमें अनुच्छेद मतलब आपका एक पैसेज कहलाता है, यानी एक स्टोरी, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी दी जाएगी। उस शॉर्ट स्टोरी के आधार पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हर ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, ऐसे 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे। हर अनुच्छेद में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन आपको क्वेश्चंस के आपको सवाल देना है, यानी आपको जवाब देना है। वेलकम आयरन। ओके बेटा, वेलकम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बेटा, है ना। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, इसमें हम पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद कैसे पढ़ते हैं, देखिए इसको पढ़ना है आपको। पर्यटन क्या है, देखिए पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों होता है ना। पर्यटन के संबंध में क्वेश्चन आपका अनुच्छेद है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका होता है। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। आप भी बेटा मेरे साथ साथ आप ये पढ़ते जाइए, पैसेज पढ़ते जाइए। और आप भी, ये पहला क्वेश्चन है जो आपका इसका जवाब बताना है, जो 61 क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करके जवाब बताइए क्या इसका जवाब होगा बेटा। चलिए, प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। बेटा ये देखिए, आपको इस तरीके से पैसेज को पढ़ना है और फास्ट में पढ़ना है, एक बार नहीं, एक बार पढ़ने के बाद उसको मेन टॉपिक को अंडरलाइन करते जाना है। और फिर हमें एक सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको देखिए एक ट्रिक्स है। सबसे पहले आप केवल पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, अब हम इस क्वेश्चन को पहले खोजेंगे। तो क्या है इसके लिए, देखिए अध्ययन, कार्य, पर्यटन या ध्यान। तो हमें ये देखना है कि अनुच्छेद में सबसे ज्यादा बात किस चीज की कही गई है, किस चीज के लिए कही गई है। तो बेटा किस चीज के लिए कही गई है, पर्यटन के संबंध में। ये पैसेज है हमारा पर्यटन के संबंध में है। हेलो बेटा, जो भी ऑनलाइन है बच्चे कमेंट करके बताइए क्लियर है, आपकी हिंदी क्लास क्लियर आपको आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, यस नो करके बताइए। वेलकम अर्श। अर्श बेटा ज्वाइन किया है। चलिए ओके, कंटिन्यू रहिए। चलिए हिंदी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना जरूरी है। तो हमने अभी अपना अनुच्छेद पढ़ा, इसमें क्या लिखा, पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। उसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, यानी कि पर्यटन को माना गया है। तो हम इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पर्यटन। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, पर्यटन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन। 62 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। मतलब आपको क्या बनाना है, सिनोनिम्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिनोनिम्स बोलते हैं या समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो मनोरंजक मतलब क्या होता है, मनोरंजक यानी मन को अच्छा लगने वाला, मन को भावने वाला। तो उसका आपको समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा इसमें, मन भावन, थकाने वाला, शैक्षिक या दृश्यावलोकन। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, मन भावन। इसको बोलते हैं मन को भावने वाला। तो हमारा 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। 63 में क्या है, स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। देखिए इसमें पैराग्राफ में आया है, उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। आया है पैराग्राफ में बेटा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, स्थानों की यात्रा करना। कौन से स्थानों के शब्द आया है, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन ये आया है बी नंबर। 63 का क्या ऑप्शन होगा हमारा, बी। 63 में बी आया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 64 क्वेश्चन क्या है, लोग यदि अधिक
खाली स्थान करे तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। देखिए पैराग्राफ में, देखिए आगे की पैराग्राफ की लाइन आप पढ़िए अगले क्वेश्चन में। देखिए यहां से लिखा है, इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। किससे मिलता है प्रोत्साहन? इससे भारतीयों में एकता का प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? किससे मिलता है? पर्यटन से। ऑप्शन हो जाएगा पर्यटन से भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आपको 65 का करेक्ट आंसर, सभी बच्चों को मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ध्यान से सुनिए। ऋषि वह व्यक्ति है जो खालिस्तान होता है, विद्वान होता है, स्वतंत्र होता है, बी चतुर होता है, डी धूर्त होता है। सभी बच्चे ऑनलाइन हैं, कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैं इसके बाद कंटिन्यू करता हूं अनुच्छेद 2। बेटा जो भी ऑनलाइन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिफ्थ का आंसर बताइए बेटा। क्या आंसर होगा? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसको बेटा। हमारा अनुच्छेद आ गया 2। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपको पैसेज को क्या करना है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको पढ़ना है और क्वेश्चन को भी साथ साथ में पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं केवल आप पैसेज पढ़ते जाएं। अर्श बेटा बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसका अर्श ने जवाब दिया है नंबर ए। ए इज करेक्ट आंसर होगा। 65 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होते हैं? ऋषि बहुत विद्वान होते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए हम चलते हैं अनुच्छेद, नेक्स्ट अनुच्छेद में दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। वेरी गुड विपेंद्र, विपेंद्र ने भी अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड विपेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए अनुच्छेद, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की ओर उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। बेटा ये जो कंप्लीट अनुच्छेद है आपको समझ में आ गया होगा किससे संबंधित है। ये जो अग्निशमनकर्ता अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, यानी कि जहां कहीं भी आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए जो सरकारी अमला होता है वह सरकारी विभाग अग्निशमन अधिकारी कहलाते हैं, अग्निशमनकर्ता कहलाते हैं। ये हमारे आग बुझाने का काम करते हैं बेटा, है ना। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं अग्निशमनकर्ता। तो इसी के बारे में कहानी दी गई है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष बेटा करोड़ों लोगों की जान बचाते हैं, है ना। लेकिन ये अग्निशमनकर्ता खुद अपनी जान हथेली में लेकर काम करते हैं, क्योंकि आग से ये लोग जूझने का काम करते हैं, आग बुझाते हैं, तो घटना इनके साथ भी हो सकती है। इनके मौके पर क्या होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये क्या आया, देखो इसमें आया वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण को संभालते हैं। इस तरीके से पैसेज को समझ पढ़ना है और उसका अर्थ निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे पैसेज को पढ़ पढ़ के, जैसे इसमें आया क्या, अग्निशमन वरिष्ठ अधिकारी, ये देखिए वरिष्ठ अधिकारी आया, कौन होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी। ये शब्द आया वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है। इस तरीके से हम इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला देखो, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। 66 में पूछा गया है अग्निशमनकर्ता। वेल डन बेटा, सभी लोग ऑनलाइन है, सबको समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ आप पैसेज को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, हिंदी है। हिंदी को आप लोग इजी समझ लेते हैं, लेकिन इजी नहीं समझना है,
हमें भी उसको मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की जैसे तैयार करना है, क्योंकि यदि हम 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं वही हमारी मेरिट कम हो जाती है। तो मेरे साथ आप हिंदी को भी आप करेंगे और जवाब देते जाइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, यदि आप पहले से दे सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। जैसे 66 में पूछा गया बेटा, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते सत्य नहीं है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं खतरे में, सही है ये चीज। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये बात सही है, उनको प्रशिक्षण मिला होता है बेटा, ट्रेनिंग होती है। लेकिन इसमें जो तीसरा खंड है वो ये चीज नहीं है, क्या? वे अपने जीवन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते, तो ये चीज उनकी क्या है? सत्य नहीं है। उनको कष्ट आता है, जब भी वो काम के लिए जाते हैं हमेशा उनको कष्ट मिलता है। तो ये ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 66 का आंसर होगा क्या? हर्ष बेटा ने जवाब दिया है डी नहीं बेटा, इसका आंसर होगा सी होगा, क्योंकि उन्हें उच्च प्रशिक्षण तो मिला होता है बेटा, लेकिन इसमें लिखा है कौन सी बात सत्य नहीं है, के बारे में सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है कि वे अपने जीवन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। आता है ना उनको अपने कष्ट, जीवन पे कष्ट आता है, जब भी वो हमेशा बुझाने के लिए आते हैं तो उनको क्या होता है? हमेशा उनके कष्ट आता रहता है, या कभी उनके ऊपर संकट आ सकता है। तो ऑप्शन हो करेक्ट आंसर होगा सी। 67 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप सभी लोगों ने जवाब दिया डी। यही इस चीज का लॉजिक है, यही हिंदी में समझना है आपको, कि आपको अगर आपने सही उसको समझा नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। जैसे 67 है, 67 में किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताह में। तो देखो बेटा, हमने आपका एक पैसेज पढ़ा था, इसमें भी आया था, एक वर्ड आया था आपका, क्या आया था? ये आया था, कुछ ही मिनटों में आया था। हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये देखिए, ये इसका आंसर होगा कुछ ही मिनटों में। तो 67 का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा करेक्ट इसका ए। 67 का आंसर होगा बेटा ए। क्लियर है? कुछ ही मिनटों में। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन देखिए। 68 में क्या दिया गया है? 68 में दिया गया है, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है। अब आपसे क्या पूछा गया है? समानार्थी शब्द पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है। अग्निशमनकर्ता, वेरी गुड वेरी गुड। अर्थ का आंसर सही है, नंबर ए। 67 का आंसर ए। चलिए, अर्थ ने भी सही ऑप्शन दिया, नमन ने भी सही आंसर दिया, नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। देखिए क्या पूछा, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ बताइए। यानी ये जो पूछा गया आपसे, जान हथेली पर लेकर, इसका समानार्थी क्या होगा? वे एक पंक्ति पर खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते रहते हैं, वे पंप से हौज पाइप को जोड़ते हैं। तो जान हथेली पर लेकर चलना क्या होता है बेटा? आर्मी वाले, जो हमारे मिलिट्री वाले होते हैं, फौजी होते हैं, वो हमेशा जान हथेली पर लेकर रहते हैं, अपना संकट में अपना जीवन डालते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 68 का ऑप्शन बताइए सभी लोग। 68 का ऑप्शन बताइए मेरे साथ सभी लोग। चलिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। 68 का ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? 68 का ऑप्शन होगा इसमें, वे अपना जीवन संकट में डालते रहते हैं। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, वे अपने जीवन संकट में डालते रहते हैं। चलिए 69 करते हैं हम। 69 क्वेश्चन पूछा गया है, अपने हाथों से चलाने से आशय है। अपने हाथों से चलाते रहने से आशय क्या है बेटा? यहाँ पे किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। वेरी गुड, सी आपने जवाब दिया उसका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए आप 69 के में क्या पूछा गया, अपने हाथों से चलाने। ये आपका जो पैसेज में आया था, देखिए क्या आया था, यहां पे आया था पैसेज, देखिए आप, अन्य लोगों फौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। हाथों से पंप चलाते हैं कहने का मतलब क्या है, वो अपने हाथों से चलाते हैं, मतलब अपने शरीर का उपयोग करते हैं उसमें। किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वे अपने हाथों से काम करते हैं, अपने हाथों से काम करना। इसका ऑप्शन होगा क्या? सी। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अपने हाथों से चलाना यानी कि अपने हाथों से काम करना, ठीक है ना, अपने हाथों से काम करना। नेक्स्ट है इसका 70 में क्या पूछा है इसमें? घटित होना। घटित होना का अर्थ वही है जो खाली स्थान का है, आना, बुलाना, होना या आग लगना। चलिए बेटा आप लोग 70 का आंसर बताइए, 70 का। चलिए विक्की ने ज्वाइन किया है, विक्की बताइए। वेरी गुड बेटा विक्की। बताइए विक्की, विक्की इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा? 70 में पूछा गया है घटित होना का अर्थ वही है जो खाली स्थान का है। घटित होना यानी कोई घटना होती है या होना होता है, मतलब घटित होना कोई कार्य होता है तो उसको बोलते हैं होना। तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। 70 का आंसर करेक्ट क्या होगा बेटा? बी। चलिए अभी तक आप लोगों ने जो ऑनलाइन है बेटा, जो लोग ऑनलाइन नहीं अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास के बाद आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला पेपर, और मैं इसको पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से आप इसको ज्वाइन करके और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतर तैयारी से और कर सकते हैं आप। और दूसरे बच्चों को भी आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो ज्वाइन कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। चलिए बेटा हम चले अपने नेक्स्ट अनुच्छेद के लिए। आर यू रेडी बेटा? ओके विवेक, सॉरी मैंने आईडी से बोला। ओके विवेक, चलिए कंटिन्यू रहिएगा विवेक, अब स्किप मत कीजिएगा। आप स्किप नहीं करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अनुच्छेद 3 के लिए। रेडी? देखिए इसमें लिखा है हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। किसको देख रही थी? तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी। खिन्न यानी क्या होता है बेटा? नाराज होता है, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था, है ना, कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया? उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे, तंग यानी कि छोटे पड़ रहे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती थी। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। क्या कहा उसने? मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, किंतु तभी सब जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। पढ़ लिया बेटा? आपको क्या करना है? ऐसे पैसेज को पढ़ लेना है, मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर देना है। फिर हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह क्या हो गई थी? अब आप देखिए, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी, अपने कमरे की छत पर लगे तारों को टक टक देख रही थी। वह खिन्न थी यानी नाराज थी, तो वह थक गई थी। तारे देखना पसंद करती है। सोच रही थी कि क्या पहना जाए। आलसी लड़की थी। किसके संबंध में आया है मैसेज, पैसेज में, अनुच्छेद में बेटा? सोच रही थी कि क्या पहना जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का सी। विपेंद्र जाटव, वेरी गुड बेटा, सी। सी इज करेक्ट आंसर बताया विपेंद्र ने, वेरी गुड। नमन ने बताया था 71 का बी, तो ये इसका गलत है। करेक्ट आंसर होगा क्या बेटा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन देखते हैं। 72 में पूछा गया है वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी। क्यों नहीं पहन सकी थी बेटा कपड़ा? अभी आपका ये अनुच्छेद में आया था इसका क्लियर। क्योंकि वो कपड़े क्या थे? तंग थे या छोटे थे, तो वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे रंगहीन थे, उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे। तो क्या था इसका आंसर? करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे यानी तंग हो। थर्ड क्वेश्चन क्या था इसका? वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वो क्या था? इसका आंसर डी, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे बेटा, है ना।
अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 73, संग्रह का समानार्थक शब्द क्या है? संग्रह का मतलब क्या करता हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोर करना, इकट्ठा करना। तो क्या होगा इसका आंसर? 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा इकट्ठा करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, बांटना नहीं होगा, उपहार देना नहीं होगा, साझा करना नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 74, हेमा है कैसी है? लालची है, दानी है, कृपण है या स्वार्थी है? तो देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में आया था बेटा इसका क्या आया था? उसकी लड़की दयालु थी, उसकी लड़की दयालु थी। तो यानी कि ये देखिए क्या है इसमें, लालची, दानी और स्वार्थी और कृपण। कैसी थी? उसने क्या दान देने की बात कही? उसने अपनी माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। ये देखिए आया था ना वर्ड, दान करना वर्ड आया है, देख सकते हैं आप। इसमें क्या आया था? दान कर दूं। तो हमारे इसमें क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट बेटा 75 क्वेश्चन करते हैं। दान करना का विपरीत अर्थक, यानी कि ये क्या आ गया? अपोजिट वर्ड आ गया या विलोम शब्द आ गया? विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। तो दान करना यानी किसी को देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? लेना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 75 का करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। चलिए फास्टली हम 70 ये लास्ट अनुच्छेद भी कर लेते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसके बाद हम चौथा अनुच्छेद करते हैं बेटा। चौथा अनुच्छेद देखते हैं क्या लिखा है इसमें। चौथे अनुच्छेद में क्या लिखा है? चौथे अनुच्छेद में लिखा है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए हम यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? शारीरिक व्यायाम, शारीरिक स्वस्थ रहना और बीमारियों से संबंधित बात हो रही है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। यहाँ पे हमारा लेखक क्या बता रहा है? इन सबके उपाय यानी चुस्त दुरुस्त रहने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए और अच्छे से रहने के लिए क्या बताया जा रहा है कि हमें साइकिलिंग करना चाहिए। तो साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है। न्यून आघात वाला व्यायाम यानी व्यायाम करने से हमें चोट लग सकती है, तो साइकिल चलाने से हमें कम से कम चोटें लगती हैं। जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ यानी जवान तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाना या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वश्रेष्ठ बचत करने वाला उपाय है। यानी छोटे छोटे कामों के लिए किसका उपयोग करें? अगर साइकिल का उपयोग करें तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाता है। यानी ये इसमें आंकड़े भी दिए गए, देखो बेटा कि आवागमन या मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन पूरे देश में कितने 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाता है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। यानी किसी को यदि वेट लॉस करना हो तो साइकिलिंग करना एक बहुत अच्छा। वेरी गुड बेटा विक्की। विक्की ऑनलाइन है। विक्की थैंक यू। आप लोग अभी मिस नहीं किया आपने वीडियो और लॉग आउट नहीं किया। चलिए आप कंटिन्यू बने रहे। विक्की, नमन, आर्स सभी लोगों को थैंक यू। चलिए देखते हैं हम आगे अपने अनुच्छेद के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में 5 किलो भार घटा सकते हैं। देखा आपने ये जो पूरा पैसेज आया है बेटा, इस पूरे पैसेज में व्यायाम के लिए संबंध में, शरीर का वेट लॉस करने के लिए और साइकिलिंग पर जोर दिया गया है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या है 76 में, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभ बताना है? स्वस्थ रहने के, साइकिल चलाने के, व्यायाम करने के और भार कम करने के।
तो हमें इस चीज को यानी कि हमें किसका लाभ बताया गया इस पूरे इसमें पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में, कि यदि हम साइकिल चलाएंगे, नियमित साइकिल, छोटे छोटे कामों के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। व्यायाम करने से, मतलब साइकिलिंग एक व्यायाम भी है। तो मतलब ये क्या है, इसमें पूछ रहे हैं अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभ, तो लाभ तो किससे मिल रहा है हमें इस पूरे अनुच्छेद में बेटा, साइकिल चलाने से। तो हमारा साइकिल वाला इसमें ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 77 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 77 क्वेश्चन में कहा गया है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें कौन सी बात सही नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग। 77 का मैं वेट कर रहा हूं। 77 का आंसर बताइए सब लोग। इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती है, ये बेटा बात सही है। साइकिल चलाने में कोई किसी प्रकार की हानिकारक गैस नहीं निकलती है। सेकंड है, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना भी चलाया जा सकता है, ये बात भी सही है। साइकिल बिना पेट्रोल डीजल चलती है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, ये बात भी सही है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, तो ये बात भी इसमें सही है। लेकिन इससे टॉपिक से मतलब ये देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। क्या लिखा देखिए, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, यानी पर्यावरण के संबंध में बात की गई है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये देखिए हमें से पर्यावरण के संबंध में किसमें बातें कही गई हैं। पहले में देखिए इससे कोई अस्वस्थकर गैस नहीं निकलती है, यदि खराब गैस निकलती होती तो पर्यावरण प्रदूषित होता, यानी पर्यावरण से संबंधित बात कही गई है। पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता, तो ये भी पर्यावरण से ही संबंधित बात कही गई है बेटा इसमें। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित बात कही गई है। लेकिन चौथा क्वेश्चन है जो बेटा, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, तो ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन नहीं है या उससे संबंधित बात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 77 का क्या हो जाएगा बेटा, डी। वेरी गुड बेटा, बताइए आप लोग सही है डी। आप अपना करेक्ट आंसर बताइए। 77 का डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद वेरी गुड बेटा अर्थ, वेरी गुड। चलिए देखिए 78 में देखिए निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है, जो एक्टिव ना हो, है ना, डिसएक्टिव जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे निष्क्रिय यानी आलसी टाइप का व्यक्ति हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा बेटा तो यानी कि सक्रिय। ये 1 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों 79 में पूछा गया है, न्यून आघात वाला व्यायाम वह है। न्यून आघात यानी जिससे हमें कम चोटें लगे। क्या आघात मतलब क्या हो जाता है बेटा, चोट लगना, है ना। तो चोट लगना यानी कि ऐसे व्यायाम जिनसे हमें कम चोट लगती है, तो कौन से होंगे वो ऐसे व्यायाम, कौन से हैं बताइए। बताइए फास्टली बताइए। ऐसे व्यायाम जिनसे हमें कम चोट लगती है, जैसे नियमित रूप से साइकिल, ये न्यून आघात वाला तो क्या होगा इसका, जो हमें थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, जो कार्य कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो जो हमें थकाए नहीं, यदि हम ज्यादा थक जाएंगे तो उससे हमारे शरीर को चोट लग सकती है, या जो हार्ट बीपी, लो बीपी, हाई बीपी वाले लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ज्यादा व्यायाम करने से हमें, ऐसे व्यायाम जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है, इनको क्या बोलते हैं, वो आघात पहुंचाने वाले। तो कम आघात वाले व्यायाम ऐसे होंगे जो हमें ज्यादा नहीं थकाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 79 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है केवल इसे छोड़कर। बेटा किसे छोड़कर, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है केवल इसे छोड़कर। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाना और स्वस्थ रहना। ये आपने यदि पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो सारी बातें आई हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को 80 का पढ़ना है और कमेंट के माध्यम से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप मुझे सभी कंप्लीट इसका कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने यदि चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इस पूरे जो नवोदय विद्यालय का जो पेपर सेट तैयार किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें आपके 80 क्वेश्चन है 100 मार्क के। आप इसको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके तैयारी करें बेटा। चलिए हम आज अपनी क्लास यहीं खत्म करेंगे।
और नेक्स्ट वीक से यानी कि मंडे से हमारा नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे 2024 का रियल पेपर, जो पेपर हाल में दिया गया था उस पेपर को हम पूरा एक साइड से सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करिए। चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत बच्चों।